अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों को बायर की तरफ से और मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज हम मांगा मंडी पे बायर के लर्निंग सेंटर पे हैं, जहाँ पे हम मकई के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है जवाद नासिर और मैं ग्रोअर मार्केटिंग मैनेजर हूँ कॉर्न का। और आज हम लोग बात करेंगे मकई के मुख्तलिफ़ बीजों की और मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स की जो क्रॉप प्रोटेक्शन में बायर आप लोगों को फराम कर रहा है। मकई एक बहुत अहम फसल है पाकिस्तान के लिए, और इसकी अहमियत पिछले 10 साल से तकरीबन 20 साल से भले ये बढ़ती जा रही है। और ये अहमियत बढ़ी इसलिए क्योंकि बायर और जैसी कंपनीज़ ने हाइब्रिड्स जो पेश कराए हैं वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको यील्ड देते हैं। और हमारा पर्पज़ भी यही है कि हम आप लोगों को ऐसे ही हाइब्रिड बीज फराम करते रहें। आज के लर्निंग सेंटर पे हम बहारिया के जो हमारे बीज हैं उनका आप लोगों को एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि उनके रिज़ल्ट किस तरह के आए हैं, उनसे आप लोगों को पैदावार कितनी हासिल हो सकती है और उनके मुख्तलिफ़ इकसाम किस तरह की हैं। ये हमारे जो बीज हैं ये आप सब लोग जानते होंगे डिकैल्ब के ब्रांड के अंडर आती हैं। उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे हमारे नए हर्बिसाइड प्रोडक्ट एडिंगो के बारे में कि एडिंगो को अप्लाई करने से फ़र्क कितना पड़ता है आपकी फ़सल को। उसके साथ साथ एडिंगो की सही एप्लीकेशन के बारे में भी हम आप लोगों को आज बताएंगे। वो सही एप्लीकेशन आप लोगों को आपके सामने दिखाई जाएगी कि एडिंगो को स्प्रे से सही तरह से किस तरह अप्लाई किया जाता है दोनों रिज में और बेड में। उसके बाद हम आप लोगों को हमारा जो क्रॉप प्रोटेक्शन का पोर्टफोलियो है उसके बारे में बताएंगे कि मकई की फसल की बेहतरीन नशोनुमा के लिए कौन कौन से क्रॉप प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें सीड ट्रीटमेंट भी आता है, हर्बिसाइड भी आते हैं और इंसेक्टिसाइड्स भी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी। आखिर में हम आप लोगों को दिखाएंगे हमारे आने वाले मौसमी सीज़न के हाइब्रिड्स के बारे में जो हम इस सीज़न लॉन्च करने जा रहे हैं अगले 1 महीने में। उन हाइब्रिड्स की आप लोगों को आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपकी ज़मीन के मुताबिक किस तरह से आपको उसकी बिजाई करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, और हर हाइब्रिड आपको किस तरह का नतीजा आगे देता है। तो ये हमारा बायर का लर्निंग सेंटर है मांगा मंडी पे, और उम्मीद है कि आप लोग इस लर्निंग सेंटर पे आएंगे और सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीख के और भी अपने किसान भाइयों को सिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोफ़िया जबी है। आप सब लोगों को बायर के कॉर्न लर्निंग सेंटर में वेलकम कहते हैं। हम आज यहाँ पे अपने हाइब्रिड्स के बारे में देखेंगे जो कि हमारे स्प्रिंग के हैं, बहारिया के हैं, जिसमें से कि पहला हाइब्रिड जहाँ पे मैं खड़ी हूँ 7024 है। 7024 एक ऐसा हाइब्रिड है जो कि हमने बहारिया 2021 में दिया और बहुत अच्छा हमें इसका फीडबैक मिला। अगर मैं उसके सेलियन फीचर्स की बात करूं तो 7024 के अगर छल्ली की बात करूं, मैंने यहाँ पे सारी छलियाँ प्लेस की हुई हैं। तो जो 7024 की छल्ली है इसकी ग्रेन क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि दाने का रंग बहुत अच्छा है, दाना बोल्ड है, इसके अलावा वज़नी है, जिसे हम टेस्ट वेट कहते हैं वो 7024 का ज़्यादा है, पैदावार बहुत अच्छी है। अगर मैं इसके पौधे की बात करूं तो पौधा एक सरसब्ज़ पौधा है, स्टे ग्रीन है, इसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि फसल जो है वो पक चुकी हुई है, हार्वेस्ट के लिए रेडी है। हम इसको कल हार्वेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको ये इसके पत्ते सरसब्ज़ नज़र आ रहे हैं। एक अच्छी हाइट है, इसका वज़न बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से साइलेज के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। 7024 एक ऐसा हाइब्रिड है जो कि दाने के साथ साथ साइलेज में भी बहुत मौजू है। इसका वज़न अगर बात करें साइलेज के लिए तो 500 मन से ज़्यादा है। हमें जो एज़ पर फीडबैक हमें जो मिला है इस सीज़न का, उसमें इसने 700 से भी ज़्यादा पैदावार दी है। 700-800 तक ये मन तक ये पहुंचा है। अगर आप इसकी छल्ली की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्लेसमेंट जो है तकरीबन उसकी हाइट के हिसाब से मिड में है। स्टैंडेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। छल्ली लाइनें ज़्यादा हैं, गर्थी हैं, लंबी है। आप इसका स्ट्रेच देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आपको लंबी छलियां नज़र आ रही हैं। इसका थोड़ी सी काश्त का मैं बताती जाऊँ, ये हाइब्रिड जो है वो हम अगेती से दरमियानी काश्त के लिए रिकमेंड करते हैं। अगर मैं इसको सिंपल कर दूं तो जनवरी और फरवरी काश्त के लिए ये मौजूद तरीन हाइब्रिड है। हमारा अगला हाइब्रिड 6317 अगर मैं कहूँ कि यील्ड चैम्पियन है तो उसमें कोई शक नहीं। आप देख सकते हैं इसके मैं सेलियंट फीचर आपको छल्ली के बता दूं। यूनिफॉर्मिटी आपको ओवरऑल पूरे ब्लॉक में नज़र आ रही है।
छल्ली की अगर आप गर्थ देखें, जिसे मोटाई कहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा है। औसत जो लाइनों की तादाद है वो 18 है। और अगर मैं इसको आपकी शेलिंग परसेंटेज दिखाऊं जो कि बहुत अच्छी है, तकरीबन ये 85% तक जाता है। दाने की लंबाई देखें। इसके अलावा इसका अहम फीचर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मकई तैयार खड़ी है, अर्ली मैच्योरिटी है, पौधे खुश्क हो चुके हुए हैं। सबसे अहम फीचर इसका जो है अर्ली मैच्योरिटी है। जितने भी मार्केट में मौजूद हाइब्रिड हैं उन सब से ये जल्दी पककर तैयार होता है और पैदावार भी बहुत अच्छी देता है। अपनी अर्ली मैच्योरिटी, फास्ट ड्राई डाउन की वजह से ये जो फार्मर है हमारे, उनकी अव्वलीन चॉइस है। इस हाइब्रिड से की यील्ड से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इसकी जो पौधों की तादाद की रिकमेंडेशन है वो 35,000 फ़ी एकड़ है, क्योंकि ये कॉब यूनिफॉर्म है, ये हाई पॉपुलेशन में रिस्पॉन्सिव है। जितनी ज़्यादा छलियाँ होंगी उतनी ही अच्छी पैदावार होगी। ये सिर्फ 63-17 के लिए। मीडियम हाइट का प्लांट है, स्टैंडेबिलिटी बहुत अच्छी है, गिरने से महफूज रहता है। तो ये इसकी काश्त की अगर मैं बात करती जाऊँ तो ये बहारिया के फुल सीज़न का हाइब्रिड है। अगर मैं इसको आम अल्फाज में बयान करूँ, जनवरी, फरवरी और मार्च काश्त के लिए मौजू तरीन हाइब्रिड है। अब हम अपने अगले हाइब्रिड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 9108 DK 9108। काश्त इसकी आप दरमियानी से पछेती है। फरवरी और मार्च काश्त के लिए ये डिकैल्ब का एक बेहतरीन हाइब्रिड है। छल्ली को पहले बात कर लेते हैं। छल्ली आप देख सकते हैं फिक्स कॉब है, आपको एक जैसी एंड तक छलियां नजर आएंगी। दरमियानी और फिक्स कॉब, भराई मुकम्मल, बेहतरीन गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत। पौधा देखें सरसब्ज, चौड़े पत्ते, ये भी साइलेज और दाने दोनों के लिए हमारे काश्तकार की पंजाब में जितने भी हैं उनकी ये अव्वलीन चॉइस है। लेकिन दरमियानी से इसको हम पछेती काश्त के लिए रिकमेंड करते हैं। अगर लाइनों की तादाद आप देखें तो लाइनों की इसकी तादाद जो है वो 16 से 18 हैं। और अगर साइलेज के लिए लगाना है तो हम पौधों की तादाद जो है, वैसे एवरेज दाने के लिए वही स्टैंडर्ड हमारी 33,000, 32 से 33,000 फ़ी एकड़। लेकिन अगर साइलेज के लिए लगाना है तो इसकी पौधों की तादाद जो है वो 38,000 फ़ी एकड़, 38 से 39,000 फ़ी एकड़। उसके साथ उसकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी करनी होगी। ठीक है, ओवरऑल क्रॉप देखें, फुल आपको प्लाट में एक बहुत यूनिफॉर्म और एक बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस नज़र आ रही है इन हाइब्रिड्स की। अब हम अपने अगले हाइब्रिड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है DK 6724। DK 6724 बहुत अच्छा हाइब्रिड, फुल विंडो कास्ट के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च प्लांटिंग के लिए, बेहतरीन गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत आप लोग देख सकते हैं। छल्ली किस तरह से कॉम्पैक्ट है, डेंटी है। ये भी तकरीबन दरमियाने कद का हाइब्रिड है। बहुत अच्छा इसका प्लांट है, स्टैंडेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आप छल्ली देखें फुल भरी हुई है सिरे तक, और इसका जो दाना है वो डेंट की वजह से बहुत लंबा है, इसी वजह से इसकी यील्ड ज़्यादा आती है। शेलिंग परसेंटेज इसकी बहुत अच्छी है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि दाना इसका जो है वो कितना लंबा है। सतासठ 24 की मैच्योरिटी की बात करूं तो ये तो उतना नॉर्मल मैच्योरिटी का हाइब्रिड है, अर्ली मैच्योरिटी नहीं है। तो इससे बेहतरीन फ़ायदा उठाने के लिए, भरपूर पैदावार के लिए आप 6724 को मुकम्मल तौर पर पकाने के बाद काटें। जब तक दाने का जो लेयर उस पर ब्लैक नहीं बन जाती आप इसको मत काटें, ताकि ज़्यादा पैदावार आ सके और इसका कलर भी डेवलप हो सके। पौधा देखें, ओवरऑल उसकी यूनिफॉर्मिटी देखें, उसकी स्टैंडेबिलिटी अगर आप फोकस कर सके, अगर आप थोड़ा सा इसको दिखा सके। पौधों की तादाद की इसकी बात करूं तो वही स्टैंडर्ड 32 से 33,000 इसकी भी फ़ी एकड़ पौधों की तादाद है। अब हम जा रहे हैं एक ऐसे हाइब्रिड की तरफ जो कि हम अपने अगले आने वाले साल मतलब बहारिया 2022 में नया लॉन्च कर रहा है, डिकैल्ब DK 6321 के नाम से। DK 6321 बेहतरीन चॉइस, नया हाइब्रिड, बेहतरीन यील्ड पोटेंशियल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगेती, दरमियानी, पछेती काश्त के लिए मौजूद तरीन।
छल्ली पे हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा स्ट्रेच और बोल्ड कॉब है। ओवरऑल लंबी, इंतहाई लंबी छल्ली, बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अगर आप इसकी छल्ली की प्लेसमेंट की बात करें तो आपको इंतहाई मिड में नज़र आ रही है। दरमियानी छल्ली। पौधे की बात करें तो नॉर्मल हाइट है, छोटी नहीं है, नॉर्मल हाइट की बात करूंगी। अर्ली ग्रोथ की बात करूं तो बहुत ही फास्ट, चौड़ा पत्ता, सरसब्ज पत्ता। छल्ली को देखें तो छल्ली की गर्थ देखें, इसके लाइनें देखें, और अगर मैं इसकी दाने की लंबाई आपको दिखा सकूं तो दाना बहुत लंबा वजनी दाना है, लंबा और वजनी दाना। और अगर मैं इसकी रंगत की बात करूं तो रंगत इंतहाई खूबसूरत। कैप कलर जो है वो लाइट येलो है, जबकि जो कि इसका साइड कलर है वो ऑरेंज है, जिसकी वजह से ये एक अच्छी चॉइस होगा आने वाले सीज़न में। ओवरऑल अगर आप छल्ली देख सकें, पौधा देख सकें, इसकी प्लेसमेंट देख सकें, उसकी स्ट्रेच देख सकें। दूसरी बात करूंगी मैं इसकी कंसिस्टेंसी की। बहुत ही अच्छा हाइब्रिड है, इंशाल्लाह हर फार्मर की फील्ड पे ये अच्छा परफॉर्म करेगा। अगेती, दरमियानी, पछेती तीनों काश्त के लिए 6321 का इंतखाब करें। अच्छी पैदावार, अच्छा यील्ड पोटेंशियल, अच्छी स्टैंडेबिलिटी के लिए ये एक बेहतरीन, बहुत अच्छी चॉइस है। ओवरऑल छल्लियाँ यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी छल्लियों में बहुत ज़्यादा है, दाने का वज़न ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हम इस सीज़न में लॉन्च कर रहे हैं। शुक्रिया। मोहम्मद उमैर, मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर, बायर पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। ये हम आज बायर लर्निंग सेंटर मांगा साइट पे मौजूद हैं, जिधर हम अपने फार्मर्स और चैनल पार्टनर्स को हैं मकई के लिए बेहतर पैदावारी टेक्नोलॉजीज़ और बेहतर पैदावार लेने के लिए जो चीज़ें हैं उनके बारे में आगाही दे रहे हैं। ये जिस साइट पे मैं मौजूद हूँ, इधर हमने 7024 लगाया गया, इधर हाइब्रिड है। वक्त काश्त इसका बिल्कुल सेम है, लेकिन इधर हमने सिर्फ जो है वो खादों का इस्तेमाल किया है। यूरिया की एप्लीकेशन जो है 2, 3 और 4 बैग यूरिया इस्तेमाल करके वो हमने इधर चेक करा है कि 7024 पे किस तरह का इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब इस जगह पे आप देख सकते हैं कि 7024 पे 2 बैग यूरिया इस्तेमाल किए गए हैं, 2 बैग DAP और 2 बैग SOP इस्तेमाल किए गए हैं। पहली यूरिया जो है वो मकई के 6 पत्तों पे इस्तेमाल की गई है और दूसरी 2 बैग यूरिया है वो 12 पत्तों पे इस्तेमाल किया गया है। अगर आप देखें तो हमारी क्रॉप की जो हेल्थ है वो बहुत ही कमज़ोर है और एक बहुत नाक़स छल्ली जो है हमें इससे देखने को मिल रही है। वजह क्या है कि हमने यूरिया का एक प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया और अपनी फसल को वो यूरिया नहीं दे सके जो इसका हक था, और जिस पैदावारी सलाहियत की ये हमारा 7024 जो है वो सलाहियत रखता है। अगर आप देखें तो छल्ली का साइज़ भी हमें छोटा नज़र आ रहा है। फिलिंग भी इसमें फिलिंग का भी इशू है और पौधे की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अभी हम आपको जो है अपने अगली एंट्री की तरफ लेके जाते हैं, जिधर हमने 3 बैग यूरिया का इस्तेमाल किया है। अगर आप देखें तो इधर हमने यूरिया के 3 बैग इस्तेमाल किए हैं। बीज ये भी 7024 ही है, वक्ते का सेम है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन इधर जो है हमने सिर्फ यूरिया का जो है वो 1 बैग एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया है। इसमें पहला बैग जो है वो 6 पत्तों पे, दूसरा 12 पे और तीसरी जो यूरिया है वो सिट्टा निकलने के वक्त इस्तेमाल की गई है। अगर आप देखें तो हमें इधर छल्ली का साइज़ जो है वो भी उससे कदरे बेहतर नज़र आ रहा है और पौधे की जो हेल्थ है वो भी 2 बैग यूरिया से काफ़ी बेहतर देखने को इधर मिल रही है। लेकिन अभी भी ये वो वाली छल्ली या वो वाली जो है 7024 की पोटेंशियल वो वाली छल्ली नहीं है जिसकी ये हमें एक पैदावार देने की सलाहियत रखता है। अब हम जैसे ही आगे मूव करेंगे, जिधर हमने 4 बैग यूरिया जो है वो इस्तेमाल किए हैं 7024 पे, तो इधर हम देखेंगे कि 7024 की एक हमें बहुत ही खूबसूरत और अच्छी छल्ली जो है हमें देखने को मिल रही है, जिसमें पौधा भी सरसब्ज खड़ा है, हाइट उसकी बहुत बेहतरीन है और एक बहुत ही ज़बरदस्त छल्ली, वो वाली छल्ली जो हमें एक मुनाफा बख्श जो है वो पैदावार दे सकती है। सो हमारा तमाम ज़मींदार भाइयों को ये मैसेज है कि अपनी
फसल पे खादों का मतवाज़न इस्तेमाल करें ताकि आप इससे एक अच्छी जो है और बेहतरीन पैदावार जो है अपनी फसल से हासिल कर सकें। ये जो हमारा ट्रायल है इसे हम प्लांट डेंसिटी का नाम देते हैं। इधर लगाया गया जो हाइब्रिड है वो डिकाल्ब का 7024 है। इधर हमने फ़ी एकड़ पौधों की तादाद को जो है वो 32,000, 37,000 और 40,000 की एंट्रीज़ में तकसीम किया है। इधर हम देखेंगे कि जिधर हमने फ़ी एकड़ पौधों की तादाद जो है 7024 में 32 से 33,000 लगाई है, उधर हमें किस कदर मोटी और अच्छी छली और अच्छा पौधा देखने को मिल रहा है। और आगे जिधर हम अपनी तादाद फ़ी एकड़ पौधों की बढ़ाते जाते हैं उस पे हमें अपनी छली पे और पौधे पे किस तरह का इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। अगर आप इधर देखें तो इधर हमने पौधों की फ़ी एकड़ तादाद जो है वो 32 से 33,000 रखी है, जो कंपनी की और हमारी एंस फारशाद के मुताबिक है कि 7024 को काश्त करने के लिए इसके फ़ी एकड़ पौधों की तादाद 32 से 33,000 रखें, क्योंकि इससे हमें एक बेहतरीन पौधा देखने को मिलता है, बेहतरीन छली और पौधे की ओवरऑल हेल्थ अच्छी मिलती है। इसमें बंजर पौधों की तादाद कम मिलती है, ना होने के बराबर होती है। और यही छली जो है ये हमें एंड में जाके एक अच्छी पैदावार दे सकती है, क्योंकि ये हम अपनी फसल की बुनियाद रख रहे हैं। तो ये बहुत लाजम है कि हम अपनी फसल में फ़ी एकड़ पौधों की तादाद जो है अपने हाइब्रिड के पोटेंशियल को देखते हुए रखें, क्योंकि जिधर हमने फ़ी एकड़ पौधों की तादाद को 32 से 33,000 रखेंगे वही हमें जो है एक अच्छी छली और एक बेहतरीन मुनाफा जो है एंड में देखने को मिलेगा। अब ये वाली जो जगह साइट है इधर हमने फ़ी एकड़ पौधों की तादाद जो है वो 36 से 37,000 रखी है। अगर आप देखें तो इधर हमें उस लेवल की छली नहीं मिल रही जिस कदर पोटेंशियल छली के देने की 7024 रखता है। इधर हमें फिलिंग का इशू भी देखने को मिलेगा और बंजर पौधों की तादाद भी मिलेगी। जिधर हम पौधे से पौधे का फासला 7024 में करीब करेंगे उधर जो है हमें इस तरह के मसाइल देखने को मिलेंगे, क्योंकि दो पौधों का आपस में जो है वो न्यूट्रिशन का एक कंपटीशन चल रहा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फ़ी एकड़ पौधों की तादाद जो है वो मेंटेन रखी जाए एक अच्छी पैदावार और एक अच्छी जो है मुनाफा बख्श फसल लेने के लिए। फ़ी एकड़ पौधों की तादाद का जो तयन है वो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग इधर से 5 लाइनें ले लेंगे, 5 बेड या 5 रिजेस ले लेंगे, उनका दरमियानी फासला मैयर करके उसको 4 पे डिवाइड करेंगे। तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो हमारे पास रोड टू रोड डिस्टेंस होगा, जिस पे हम अपनी फसल में लगाए गए फ़ी एकड़ पौधों की तादाद का जो है वो तयन कर सकेंगे। हमारा मैसेज क्लियर होता है तमाम ज़मींदार भाइयों को कि बजाय इसके कि आप एक बैग अपनी लेबर को दे के कहें कि ये 1 एकड़ में लगाए, बल्कि इसका बेहतरीन हल ये है कि आप उसे बाकायदा पौधे से पौधे का फासला बताएं कि इतने पौधे से पौधे का फासला होगा तभी हमारे पौधों की तादाद जो है वो पूरी होगी। क्योंकि डिकाल्ब के एक बैग में फ़ी एकड़ पौधे का बीज नहीं होता बल्कि वो 10 किलो का बीज होता है। तो हमने अपने फील्ड में लगाए गए पौधों की तादाद जो है उसको मेंटेन रखना है। अगर आप इधर देखें तो इधर हमने फ़ी एकड़ पौधों की तादाद जो है वो 40,000 रखी है और पौधे से पौधे का फासला जो है वो 6 इंच है। अगर आप इधर देखें तो इधर हमें एक बहुत ही नाक़िस छोटी छली जो है वो देखने को मिल रही है, और ये वो छली है जो हमें एक अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, एक अच्छा मुनाफा नहीं दे सकती। तो तमाम भाइयों से ये गुजारिश है कि काइंडली अपने फ़ी एकड़ पौधों की तादाद का जो है वो बाकायदा तयन करें उसके पौधे के पोटेंशियल को देखते हुए, क्योंकि 7024 जैसा बीज जो है जिसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उससे हमें खातर खां जो है फ़ायदा उठाना चाहिए, उससे प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन रखते हुए। अभी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है मकई की मरहलावार मैनेजमेंट के किस मरहले पर मकई को किस मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, कौन सा मरहला मकई के लिए अहम है, क्रिटिकल स्टेजेस क्या हैं, किस मरहले पर किस देखभाल की ज़रूरत क्या होती है।
अभी जो मैं पहला आपको दिखाने जा रही हूँ वो है उगाव का मरहला। ठीक है, उगाव मकई को उगने के लिए तकरीबन 30% नमी और 15 सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसे चाहिए होता है, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जो उगाव के मरहले, मुकम्मल उगाव के मरहले के लिए अहम चीज़ होती है वो है बीज का यकसा गहराई में लगना। चूँकि जो बीज लेट उगते हैं, जो ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, वो पौधे लेट निकलने की वजह से कमज़ोर रह जाते हैं। उन पर या तो छल्ली बन नहीं पाती या फिर कमज़ोर छल्ली बनती है, अगर बनती है तो लगाने के लिए बस एक ही अहम चीज़ है कि एक तो गहरी यकसा गहराई में लगाएं और इसके अलावा पौधों की तादाद का तयन ज़रूर कर लें। हर हाइब्रिड की पौधों की मखसूस तादाद होती है, उसको देखते हुए अपने प्लाट में, अपने एकड़ में आप पौधों की तादाद का ख्याल रखें। जिस तरह पे जहाँ मेरे पास जो लगी हुई है रिज वो तकरीबन 27 इंच की है और यहाँ पर जो मैंने पौधे से पौधे का फासला है वो 7 इंच रखा है। इसके बाद अब हम अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि 2-3 पत्ते आते भी हैं, 2 पत्तों का मरहला अगले 3 से 5 में जाने से पहले बता दूं कि जितनी शुरू में जड़ी बूटियाँ कंट्रोल होंगी उनका अच्छा कंट्रोल हो, उनका उतना ही अच्छा क्रॉप की हेल्थ पर असर पड़ेगा। तो कोशिश करें जब उगाव मुकम्मल हो जाए 2 से 3 पत्तों तक एडिंगो एक्स्ट्रा का स्प्रे कर लें ताकि आपकी फसल जो है वो पूरी एंड तक महफूज हो सके जड़ी बूटियों से। क्योंकि उसके बाद जो अगर 3 से 5 पत्तों का मरला है, जो पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड लोग स्प्रे कर रहे होते हैं इस स्टेज पर, तब तक फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है, जड़ी बूटियाँ काफ़ी खुराक हासिल कर चुकी होती हैं ज़मीन से। 3 से 5 पत्तों का मरला जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि बहुत अहम मरहला है। इस मरहले पर जो होता है पौधे के तकरीबन 5-6 के करीब पहुँचने वाला होता है, पौधा अपनी प्रोडक्टिविटी डिसाइड कर रहा होता है। इस स्टेज से पहले आपको जड़ी बूटियों का जो है वो कंट्रोल करना है। नेक्स्ट जो मरहला है, बहुत अहम मरहला है, वो है 6 पत्तों का मरहला। इस पत्तों के मरहले पर मकई का पौधा ये डिसाइड करता है कि उसने किस नोड पर छल्ली बनानी है और उसमें कितनी कतारें होनी चाहिए। इस स्टेज पर कोई भी स्ट्रेस आएगी, चाहे वो जड़ी बूटी की हो, चाहे वो इंसेक्ट की हो, किसी भी चीज़ की हो, या किसी वजह से कोई प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की वजह से आ जाए, वो पैदावार पर एक नुमाया वाज़े हमें दिखाई देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि छल्ली पर कतारों बनने का ये अमल है। जो भी स्ट्रेस आएगी उससे जो है छल्ली की कतारें कम बनेगी, कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी। तो जो कि डायरेक्टली जाके जब ग्रेन कम, कतारें कम होंगी, उतने दाने कम होंगे तो आपकी उतनी पैदावार भी कम हो जाएगी। इस स्टेज से पहले सारी जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हों और अगर कोई भी यहाँ पे स्ट्रेस, कोई इंसेक्ट की इन्फेस्टेशन नज़र आती है, इससे पहले तक जो है वो आपने रीजेंट का इस्तेमाल कर चुके होना है। अगर आपको लश्करी सुंडी की अलामात नज़र आ जाएं तो फिर आप बेल्ट का स्प्रे जो है 25 ml फी एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो हमारा अहम मरहला आता है वो है 12 पत्तों का मरहला। 12 पत्तों का मरहले पर आप देख सकते हैं कि दाने की नमो और कतार, ये दाने एक कतार में कितने दाने बनने हैं ये पौधा इस स्टेज पे डिसाइड कर चुका हुआ होता है। टैसल निकलने से पहले जो हमें चीज़ बाद में नज़र आती है वो इस पौधे के अंदर पहले ही डिसाइड कर चुकी होती है। शायद कि मैं आपको दिखा पाऊँ, अगर इसमें मुझे कहीं छल्ली नज़र आ जाए किसी नोड पर, तो ये वो स्टेज है जहाँ पर पौधा जहाँ तक मुकम्मल हो चुका हुआ होता है। जैसे 6 पत्तों में उसने डिसाइड कर लिया कतारें कितनी बननी है, यहाँ दाने भी बनने के वो सारे डिसाइड कर चुका होता है। तो जितनी हमारी मैनेजमेंट है वो इससे पहले सारी कीड़ों मकोड़ों की और जड़ी बूटियों की हो जानी चाहिए। इस स्टेज पर जो अहम आपने मैनेजमेंट करनी है वो NPK का पौधा इस स्टेज पर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था और इसके अलावा पानी की जो है वो कमी आने नहीं देनी। नेक्स्ट जो हमारा मरहला है वो बहुत ही अहम है टैसल और बू लगने का। इसमें टैसल और बू लगने के मरहले में आपको थोड़ा आपाशी का ख्याल रखना है ताकि ये मुकम्मल तौर पर अच्छी पोलिनेशन हो सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे ये टैसल बन रहे हैं और नीचे तकरीबन नोड पे आपको छल्ली हुई भी निकली हुई नज़र आ रही है। ये वो नोड है, उसने डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पे छल्ली बननी है। अब ये सिल्क निकलेंगे इस स्टेज पर। अगर पानी का स्ट्रेस आ जाए तो आपकी पोलिनेशन मुतासर हो सकती है। पोलिनेशन मुतासर होने से डायरेक्टली जो है हमारी पैदावार वो कम हो जाएगी। अगला मरहला जो होता है वो है सिल्किंग का मरहला। जैसे हमने वहाँ टैसल देखा, अब यहाँ ये सिल्क निकलना शुरू हो गए। इन सिल्क ने टैसल से
पोलन लेना है और पोलिनेट होना है। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का वो जल्दी से उसको वो करता है। और यहाँ पे जो ज़्यादा मसले आते हैं गर्मी और खुश्क माहौल के आते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पोलिनेशन लेट हो सकती है या मुतासर भी हो सकती है। तो इसके लिए जो ज़्यादा देर तक मुनासिब हालत है वो पोलन 2 से तकरीबन 10 घंटे ज़िंदा रहेगा। और पानी की जो है वो कोई भी कमी इस स्टेज में पोलिनेशन को नुमायां तौर पर मुतासर कर सकती है। पोलिनेशन और उगाव वो मरहले हैं जहाँ पे उसको मकई को पानी की ज़रूरत होती है। यहाँ तक पोलिनेशन कंप्लीट हो गई। अच्छी कंप्लीट पोलिनेशन के बाद अगला मरहला आ जाएगा ब्लिस्टर स्टेज, दानों का सफ़ेद रंग का होना। अब इस स्टेज पर सिर्फ आपाशी करनी, लेकिन रेगुलर ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। जितनी जब मकई को ज़रूरत हो पानी की तो उस वक़्त करें। इसके अलामात ये हैं कि आप सुबह 10 से 11 बजे या शाम के बाद जब आप जाएंगे जाकर क्रॉप को देखें, अगर तो पत्ते आपको मुरझाए हुए नज़र आएँ तो उसको पानी की ज़रूरत है, अगर नहीं है तो उसको वैसे ही 3-4 दिन बाद लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला मरहला जो है वो मिल्किंग स्टेज का आ जाता है, यानी जब दाने दूधिया हालत में होते हैं। पानी या खुराक की कोई भी कमी जो है वो इसका वज़न जो है दाने पर डायरेक्टली असर कर सकती है। इसलिए इस पे भी सिर्फ हमने मुनासिब आपाशी का ख्याल रखना है। हमारी खुराक जो है वो हम पहले ही लगा चुके हुए हैं। ये जो मरहला है मकई का, ये हम इसे डफ स्टेज भी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा मकई में ड्राई मैटर बढ़ना शुरू हो जाता है, थोड़ा और गूंदे हुए आटे की तरह वो होना शुरू हो जाता है। इस वक्त तकरीबन आपको दाने में 70% तक नमी नज़र आती है। ड्राई मैटर एक्यूमुलेट होता है और इस स्टेज पे भी सिर्फ मुनासिब आपाशी की ज़रूरत होती है। अगला है कलीदी मरला डेंट का। ये आप देख सकते हैं मकई जो है वो अब हार्ड होना शुरू हो गई है। इस स्टेज को मैं थोड़ा सा यहाँ मेंशन करना चाहूँगी। ये वो स्टेज है जहाँ पर हम साइलेज बनाते हैं। जब आपकी दाना जो है वो हाफ मिल्क लाइन पर पहुँच चुका होता है तब साइलेज के लिए हम कटाई करते हैं। इस पर स्टेज पर भी सिर्फ मुनासिब आपाशी की ज़रूरत होती है। अब अगला जिस तरह के आप देख रहे हैं कि वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है कि क्रॉप मैच्योर होना शुरू हो गई है। आपके जो ये कवर हैं वो हरे होना शुरू हो चुके, वो ब्राउन होना शुरू हो चुके हुए हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है मैच्योर हो चुकी है। पहले से इसका दाना सख्त हो चुका है, जब आप यूँ इसको प्रेस करोगे अंदर नहीं निकलेगा। लेकिन मुकम्मल कटाई के लिए इसका मुकम्मल ड्राई होना ज़रूरी है और उसकी पहचान ये है कि वो एक काली लेयर बन जाती है जिससे तुक्के और दाने का जो है वो राब्ता ख़त्म हो जाता है। तो वो फिज़िकल मैच्योरिटी है। आपने हार्वेस्ट उसको तब करना है जब ये काली लेयर बन चुकी हुई हो। यहाँ से पहले इस मिल्किंग के बाद आपने इस स्टेज पे आपने पानी को मुकम्मल रोक देना है और जब ज़मीन खुश्क हो जाए और आपका ये ये ब्लैक लेयर इस पे बन जाए, फिज़िकल मैच्योरिटी आ जाए, तो हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ग़ुलाम मोहिउद्दीन तलहा है और मैं मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर बायो क्रॉप साइंस में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम मकई में मौजूद जड़ी बूटियों की मौसर तलफ़ी के लिए बायो क्रॉप साइंस के जदीद केमिस्ट्री के प्रोडक्ट डिंगो एक्स्ट्रा के बारे में बात करेंगे। यहाँ हमने मकई के फील्ड में 3 एंट्रीज लगाई हुई हैं। एक एंट्री जहाँ हम खड़े हैं मौजूद हैं अभी, वहाँ हमने कोई भी जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे नहीं किया और आप आज इस फील्ड को देख सकते हैं। यहाँ पर घासनुमा जड़ी बूटियाँ जिसमें सवांकी, डीला ख़ानदान की जड़ी बूटियाँ और चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ जिसमें चुलाई, इटसिट वगैरह मौजूद है। अगर आप क्रॉप की हेल्थ के बारे में देखें तो इसका कद भी छोटा है, इसकी रंगत भी इतनी सब्ज़ नुमाया नहीं है और हम इससे बेहतरीन छल्ली की तवक्का नहीं कर सकते। अब हम आपको उस प्लाट में लिए चलते हैं जहां पर हमने मार्केट स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटर के तौर पर इस्तेमाल किया था कि उसमें जड़ी बूटियों का कैसा और कंट्रोल आया हुआ है। अब हम उस प्लाट में खड़े हैं जहां हमने
मार्केट से कमर्शियल प्रोडक्ट स्प्रे किया था, जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे किया है, और इसमें हम देख सकते हैं कि चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ नज़र नहीं आ रही और घास नुमा जड़ी बूटियाँ जिसमें मधाना घास और सवांकी बहुत ज़्यादा मिकदार में नज़र आ रहे हैं। इससे ये साबित हुआ कि जो मार्केट में हमारा मौजूद है स्प्रे, उससे चौड़े पत्ते वाली तो कंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन घास नुमा जड़ी बूटियाँ ज़्यादा तौर पर कंट्रोल नहीं होती। अब हम एडिंगो एक्स्ट्रा के प्लाट में चलते हैं। अब हम एडिंगो एक्स्ट्रा के प्लाट में खड़े हैं। यहाँ पर हमने एडिंगो एक्स्ट्रा 132 ml 120 लीटर से 150 लीटर पानी में मिलाकर एक पत्ते की हालत में किया था। इस प्लाट को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें जड़ी बूटियों का मुकम्मल कंट्रोल नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि मकई की फसल वो फसल है जो 6 पत्तों की हालत तक ये डिसाइड कर लेती है कि उसने किस नोड पर अपनी छली लेनी है और उस छली में लाइनों की तादाद कितनी होगी। यहाँ पर एडिंगो एक्स्ट्रा का स्प्रे किए हुए तकरीबन 40 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी एडिंगो एक्स्ट्रा का प्लाट मुकम्मल तौर पर जड़ी बूटियों से महफूज है। बायो क्रॉप साइंस आपको ये रिकमेंड करती है कि एडिंगो एक्स्ट्रा का स्प्रे मकई के उगाव से लेकर 3 पत्तों की हालत तक बताए गए तरीके के मुताबिक करें, ताकि आपकी फसल जड़ी बूटियों से महफूज रहे और पैदावार में बेहतरीन नतीजे हासिल हों। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पर अपने एडिंगो के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहती हूँ, और स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम महवी सवर है और मैं यहाँ पे एज अ बायर में फील्ड एग्रोनॉमिस्ट काम कर रही हूँ। चले हम आज आपको एडिंगो के बारे में यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि एडिंगो का आपको पता है, ये चौड़े पत्ते और नुकीले पत्ते दोनों का मॉइस्चर कंट्रोल जो है वो आपको फराहम करती है, और इसको इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी सी हिफाजती तदबीर को हम आपको बताना चाहेंगे कि इसको इस्तेमाल करने से पहले किन बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले ये बात आती है, जैसे कि एडिंगो इसके अंदर हमने इस्तेमाल करने से पहले इसके अंदर कंडीशन जो सी है आपकी सॉइल की, जहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है उसकी कंडीशन आपकी तरवतर होनी चाहिए। तरवतर मॉइस्चर आपका फुल होना चाहिए जहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर नमी की हालत जो सी अगर ऊपर तक आपकी पूरी नमी नहीं आई होगी तो यहाँ पर इसका कंट्रोल भी आपको पूरा नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर आप जब कर रहे हैं तो आपने देखना है कि पत्तों की स्टेज कौन सी है। पत्तों की स्टेज जो सी है वो आपकी 1 पत्ते से लेके 3 पत्तों तक होनी चाहिए। जैसे आपका उगाव हो रहा है वहाँ से लेके 3 पत्तों तक हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अंदर अगर 3 पत्तों से आगे आप 4 पत्तों पे भी चले जाते हैं, वहाँ पे हम इसकी रिकमेंडेशन नहीं देते कि आप वहाँ पर करें इसको। आपने सिर्फ 3 पत्तों तक इसके ऊपर स्प्रे करना है। चौथी बात ये है कि पानी जो आपाशी है, जो आपने इसके बाद की इरिगेशन करनी है स्प्रे के, वो आपने 4 से 5 दिन के बाद इसके अंदर इरिगेशन करवानी है। क्योंकि अगर आप 4 से 5 दिन से पहले करवाते हैं तो मे भी उतनी एफिकेसी वो यहाँ पर ना दे जितनी आपको चाहिए। इसलिए आपने जो दोबारा इरिगेशन करवानी है वो आपने 4 से 5 दिन के बाद करवानी है। और इस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आप यहाँ पर करवा रहे हैं, स्प्रे करवा रहे हैं, उससे पहले जो आपने पानी लगाना है वो आपका पानी जो सा है वो भर के लगना चाहिए। क्योंकि जब भर के लगेगा तो यहाँ तक उसकी नमी जो सी है वो ऊपर तक पहुँचेगी। इसी तरह अगर आप बेड की बात करें वहाँ पर, तो बेड्स के ऊपर भी ज़्यादातर ये है कि आपने भर के पानी लगाएंगे। जर्मिनेशन से पहले भर के पानी लगेगा तो आपकी जो सी स्प्रे वतर कंडीशन है वो ऊपर तक आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्प्रे मैन है हमारा, ये कर रहा है। इसके अंदर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आपने नोज़ल जो सी है वो कट वाली लगानी है। यहाँ पे आपकी फ्लड जेट नोज़ल यूज़ हो रही है और एक सीधी लाइन में बिल्कुल स्प्रे करना है। जैसे कि स्प्रे मैन स्प्रे करते हुए आ रहे हैं बिल्कुल एक सीधी लाइन में, और आप खेलियों की दोनों जो साइडें हैं वो कवर हो रही हैं। आपकी कवरेज जोन सी है वो पूरी होनी चाहिए। अगर कवरेज पूरी होगी तो प्रोडक्ट उसके ऊपर पूरा गिरेगा, पूरा प्रोडक्ट उसके अंदर ज़मीन के अंदर जाएगा, तो आपको उसकी एफिकेसी जोन सी है, जड़ी बूटियाँ वो वहाँ पे मॉइस्चर कंट्रोल आपको देंगी। ये पूरा स्प्रे आपने कवरेज जोन सी है वो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गमलों में आपको पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ पे मकई के पौधों की यहाँ पे 2 पत्तों वाली स्टेज है, ये भी 2 पत्तों वाली स्टेज है और ये 3 पत्तों वाली स्टेज है। आपने उगाव से लेके 3 पत्तों के मरहले तक आप जा सकते हैं। उससे पहले आपने अपने डिंगो का स्प्रे मुकम्मल कर देना है।
ताकि आपको चौड़े पत्तों वाली, नुकीले पत्तों वाली और डीले का मॉइस्चर कंट्रोल मिल सके। आपने चौथे पत्ते पे नहीं जाना, उससे पहले आपने स्प्रे कर देना है। अगली बात यह है कि आपने पानी का ख़ास ख्याल रखना है। 120 लीटर पर एकड़ आपका पानी लगना चाहिए। इसमें 6 टैंकियाँ लगेंगी। अगर आप 20 लीटर वाली टैंकी यूज़ कर रहे हैं तो आपकी 6 टैंकियाँ लगेंगी, और आपका पूरा पानी जो सा है वो ज़मीन पे लगना चाहिए स्प्रे करते वक्त। अगर पानी कम होगा तो आपका प्रोडक्ट ज़मीन के अंदर उतना नहीं जाएगा, जिसके वजह से वहाँ पे वो उतनी एफिकेसी है, उतना कंट्रोल आपको नहीं देगा जितना देना चाहिए। इसलिए आपने अपनी 6 टैंकियाँ जो सी हैं वहाँ पे पानी की पूरी करनी है। इसी तरह यहाँ पर भी आपको स्प्रे आप अगर इसमें कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि इस वाली जब बेड के ऊपर स्प्रे करते हैं तो उसके वक्त अपनी नोज़ल्स को हमने किस तरह रखना है। सीधा बिल्कुल आपने सीधा जाते जाना है, बग़ैर हाथ हिलाए आपने स्प्रे करना है। अगर आप हाथ हिलाएंगे या आपकी हवा आ रही होगी तो आपकी पूरी खेली जोन सी है वो उसी तरह, या बेड आपका पूरा कवर नहीं होगा पानी के साथ। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। स्प्रे करते वक्त ये जैसे सीधी बिल्कुल लाइन में जा रहे हैं, सीधी आपने स्प्रे करवानी है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पर डिंगो के बारे में बताना चाहेंगे कि आपने पेरेंटल लाइन या जिन पौधों से आपने सीड लेना उसके ऊपर डिंगो का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना, और हल्की कलराठी ज़मीनें और जहाँ पे रेतली ज़मीनें हैं वहाँ पर भी डिंगो का स्प्रे हम रिकमेंड नहीं करते। बाकी जितनी भी अच्छी ज़मीनें हैं वहाँ पे आप डिंगो का स्प्रे करें ताकि आपको मॉइस्चर कंट्रोल मिल सके जड़ी बूटियों का। यहाँ पे कुछ और इन सब स्प्रे से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है वो आप लोगों की सेहत है। सेहत सबसे पहले आती है, तो इसलिए जो भी आपका स्प्रे मैन है उसको आप ये हिफाजती तदबीर आपको ज़रूर अपनानी चाहिए। इसके अंदर ये है कि एटलीस्ट आपका ज़्यादा पूरा इस तरह का लिबास उसका पूरा होना चाहिए। लिबास नहीं तो उसकी पूरी आस्तीन वाले उसने कपड़े पहने होने चाहिए। उसको आप इस तरह की ऐनक लगवा दें, ऐनक दें, और ख़ाली पेट स्प्रे ना करवाएं। जैसे कि चश्मा इस तरह का लगा हुआ है, पूरा चश्मा लगाना चाहिए, और दस्ताने लाजमी पहने। आजकल मास्क तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मास्क के बगैर जितने भी जर्म्स हैं वो अंदर जाते हैं, तो ये आपने मास्क जो से अपने स्प्रे मैन को लाजमी दे के ताकि वो मास्क पहने और ये तमाम तदबीर को अपनाएं। यहाँ पे स्प्रे के दौरान आपने खाना पीना या इस तरह के बच्चों का वहाँ पे गुजरना हो और हवा वगैरह का रुख ना हो ताकि वो स्प्रे जो सी है वो उड़ के दूसरे बंदों पे या आपके मुंह पे ना गिर जाए। इसी तरह आपने ये सारी चीज़ें इनको अपनाते हुए आप डिंगो का स्प्रे करें ताकि आपका जितने भी जड़ी बूटियां हैं वहाँ पे मॉइस्चर कंट्रोल आपको मिल सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं इधर मांगा मंडी रिसर्च स्टेशन में, बायर लर्निंग सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे मकई के हवाले से कि मकई पे जो भी मसले मसाइल आते हैं उसको हम पेस्टिसाइड्स के ज़रिए किस तरह उनको हल कर सकते हैं, उसके बारे में आज बातचीत होगी। या जो भी पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होती हैं मकई के ऊपर, उनके ज़रिए हम अपनी मकई की फ़सल को बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो मैं शुरू करूंगा मकई के शुरुआत से। जब हम मकई की काश्त को शुरू करते हैं, जब हम मकई के बीज को बोते हैं, तो बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि जब हम मकई के बीज को ज़मीन में लगाते हैं तो बाज़ जो सीड हैं वो ज़मीन के अंदर ही गल सड़ के ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ जो हैं वो बिल्कुल छोटे पौधे जो ज़मीन से बाहर निकल के उसी टाइम ही गल सड़ के ख़त्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि बायर का जो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है होमब्रे। होमब्रे जो है ये एक सीड ट्रीटमेंट है, बीज को लगाने वाली दवाई है। इसके अंदर ये जो बोतल है आप देख रहे हैं होमब्रे एक्सल, इसके अंदर 200 ml दवाई है और ये 20 kg मकई के सीड को लगती है, 20 किलो को लगती है, और ये 200 ml दवाई है। और इसके जो लगाने का तरीका है वो 2 तरीके हैं कि एक तो आप प्लास्टिक शीट से भी लगा सकते हैं, और दूसरा आप एक रोटेटरी मशीन मिलती है उससे भी आप इसको अपने सीड को ये दवाई लगा सकते हैं। और इंशाल्लाह जब ये दवाई आपके बीज को लग जाएगी तो आपका बीज महफूज हो जाएगा, ज़मीन के अंदर जाके भी वो महफूज रहेगा। मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हैं जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको, डैम्पिंग ऑफ है, पिथियम है, फुजेरियम है, जिससे बीज को जो है वो गल सड़ जाता है, वो चीज़ होमब्रे लगाने की वजह से ये जो है ये चीज़ फिर सामने आपके नहीं आएगी। और इसके अलावा जो शुरू की स्टेज में कोम्पल की मक्खी, जिसे शूट फ्लाई भी कहते हैं, वो चीज़ का मसला भी इस चीज़ को जब आपके बीज को ये होमब्रे लग जाएगा तो वो कोम्पल की मक्खी या शूट फ्लाई वो आपकी मकई को डैमेज या नुकसान नहीं करेगी। ठीक है, तो इस सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि जो होमब्रे को आप लाजमी मकई के बीज को लगा के फिर काश्त करें।
ये मकई के बीज की बात होगी। जब आप आगे वाली स्टेज पे चलते हैं तो फिर आगे वाली स्टेज पे हमें परेशानी होती है कि हम जो है जो मकई के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ उगती हैं उनको हम तलफ़ कैसे करें, क्योंकि उनकी वजह से भी मकई की जो पैदावार है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होती है, मुतासर होती है, जिसकी वजह से हमें जो है वो उतनी अपनी जो मतवक्के पैदावार है वो नहीं मिलती। ठीक है, तो उसके लिए हमारा एक मकई की जो जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनको तलफ़ करने के लिए हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है एडिंगो। एडिंगो मकई की तमाम तरह की जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मौसर और बेहतरीन दवाई है। एडिंगो 132 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल होती है। और एडिंगो को इस्तेमाल करने के लिए आपको 4 चीज़ें हैं, उनको आपको लाजमी उनको फॉलो करना पड़ता है। उसमें ये सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर आपने बेहतरीन इसका रिज़ल्ट लेना है, इसका बेहतरीन इससे आपने फ़ायदा लेना है एडिंगो से, तो सबसे पहले आपको ख्याल करना पड़ेगा कि इसको स्प्रे किस टाइम करना है। टाइम का ख्याल जो है, टाइम जो बेहतरीन टाइम है इसके स्प्रे का वो ये है कि बेहतरीन नताइज के लिए मकई के उगाव से लेके 3 पत्तों के निकलने तक स्प्रे करें। यानी कि जब मकई का उगाव हो जाए, सुबह बाहर निकल आए और उसके जब तक उसके 3 पत्ते बन जाते हैं, इसके दरमियानी वक्फे में आप इसको मौसमी हालात को देखते हुए आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, तो इससे आप बेहतरीन नतीजे ले सकते हैं। और उससे अगली बात क्या है, स्प्रे के लिए आपको हमेशा हर्बिसाइड नोज़ल इस्तेमाल करनी होगी। ये तस्वीर बनी हुई है हर्बिसाइड नोज़ल की, यही नोज़ल आपने स्प्रे के वक्त इस्तेमाल करनी है। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जब आप स्प्रे करें तो आपका बाजू सीधा होना चाहिए, बाजू ऐसे आपका हिलना नहीं चाहिए दाएँ बाएँ। ठीक है, कि फ्लैट फैन नोज़ल या फ्लड जेट नोज़ल इस्तेमाल करें और स्प्रे बाजू हिलाए बगैर सीधी लाइन में स्प्रे करें। तीसरी चीज़ क्या है कि 1 एकड़ पे आपने 132 ml एडिंगो इस्तेमाल करनी है, उसके साथ आपने 120 लीटर पानी इस्तेमाल करना है। 1 एकड़ में 120 लीटर पानी और 132 ml एडिंगो। और तर ज़मीन हमेशा जब आप स्प्रे करें, ज़मीन जो है उसको तर-बतर हालत में होनी चाहिए, यानी कि आपने स्प्रे करना है तर-बतर हालत में स्प्रे करना है हमेशा। चौथी चीज़ क्या है कि मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो दोबारा पानी लगाना है तो 5 दिन के बाद दोबारा आपने आबपाशी करनी है, 5 दिन के बाद दोबारा आपने फसल को पानी लगाना है। एडिंगो से इस तरह आप बेहतरीन नतीजे इंशाल्लाह आपको मिलेंगे और हर तरह की जड़ी बूटी का भी कंट्रोल होगा। एक तो 132 ml दवाई है और फ़ी एकड़ के लिए। मैं बात कर रहा था कि आपने एडिंगो से कैसे बेहतरीन नतीजे लेना, आपने सारी चीज़ सुनी है। उससे जब अगली स्टेज आती है, जब आपकी जो मकई है वो आधे फुट की हो जाती है, आधे फुट तक आपकी मकई का कद हो जाता है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा खदशा होता है और बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है मौसमी हालात को देखते हुए कि उस वक्त आपकी मकई के ऊपर तने की सुंडी का, यानी जिसे स्टेम बोरर बोलते हैं, तने की सुंडी का हमले का खदशा बहुत बढ़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है उस हमले की वजह से। जब आपकी मकई आधे फुट की हो जाती है, उस वक्त जब आपकी मकई पे तने की सुंडी का हमला बहुत ज़्यादा होने का खदशा होता है, तो उससे बचाव के लिए हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है रीजेंट। रीजेंट इसके अंदर 30 ग्राम दवाई है और ये दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट है। 30 ग्राम दवाई आप फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे अपने जो मकई के ऊपर तने की सुंडी जो हमलावर होती है उसके ख़ात्मे के लिए। ये साशे आप देख रहे हैं, इसके अंदर 30 ग्राम दवाई है, इसका जो नाम है वो रीजेंट है और इसके अंदर 30 ग्राम दवाई और 1 एकड़ के लिए है। और जब आपकी फसल जो है आधे फुट की हो जाए और तने की सुंडी का हमला हो जाए आपकी फसल पे, तो आप उसको बचाने के लिए, तने की सुंडी से अपनी फसल को बचाने के लिए आप रीजेंट का इस्तेमाल करें और 30 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। और पहले स्प्रे से 10 से 12 दिन का वक्फा डाल के फिर इसको दोबारा एक जो पैक है 30 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से दोबारा स्प्रे करें। मैं रिपीट किए देता हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ कि जब आपकी फसल आधे फुट की हो जाए, तने की सुंडी से बचाव के लिए अपनी फसल पे, मकई की फसल पे रीजेंट का इस्तेमाल करें, स्प्रे करें 30 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से और उससे 10 से 12 दिन का वक्फा दे के फिर दोबारा 1 एकड़ पे एक पैक जो है रीजेंट का 30 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से दोबारा स्प्रे करें। तो इंशाल्लाह इससे आपकी जो फसल है वो एक तो हरी भरी रहेगी और ग्रोथ में रहेगी और तने की सुंडी से के हमले से बची रहेगी और इंशाल्लाह वो उसकी ग्रोथ जो है बेहतर से बेहतर होती जाएगी। जी, तो मैं जिक्र कर रहा था तने की सुंडी का और उसका मैंने आपको हल बताया कि उससे हम अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं। तो तने की सुंडी के अलावा एक और सुंडी भी है जो कि मकई की फसल पे हमलावर होती है और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और नुकसान के अलावा हमारी जो तवक्को के मुताबिक पैदावार होती है वो नहीं आ पाती, क्योंकि उसका नाम है लश्करी सुंडी, आर्मी वर्म जिसे बोलते हैं।
लश्करी सुंडी के हमले की वजह से मकई की फसल बहुत ज़्यादा मुतासर होती है और हमारी तवक्कुआत के मुताबिक पैदावार भी नहीं आ पाती। और ये भी ज़रूरी है कि लश्करी सुंडी से भी हम अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं। तो बायर का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है बेल्ट। इसमें 50 ml दवाई है, ठीक है। और अपनी सुंडी को अगर आपने लश्करी सुंडी से बचाना है तो उसको आपने 25 ml फी एकड़ के हिसाब से अपनी मकई पे स्प्रे करना होगा। अगर आप ये बेल्ट को फी एकड़ के हिसाब से 25 ml फी एकड़ के हिसाब से अपनी फसल मकई के ऊपर स्प्रे कर देते हैं तो इंशाल्लाह जो है लश्करी सुंडी का हमला आपकी फसल पे, मकई की फसल पे नहीं होगा और जो आपकी फसल है वो लश्करी सुंडी से महफूज रहेगी, ठीक है। और ये बेल्ट का जो है एक और भी है कि जब आप बेल्ट को स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल का रंगत भी बेहतरीन इंशाल्लाह हो जाएगी और उस पर ये अच्छा असर देगी। एक तो सुंडी का भी खात्मा हो जाएगा और उसकी ग्रोथ भी बेहतर हो जाएगी। इससे आप अपनी तवक्कुआत के मुताबिक अपनी जो फसल की पैदावार है वो ले सकते हैं। ये बेल्ट 50 ml इसमें जो है दवाई है और वो 2 एकड़ की है। 25 ml फी एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे मकई की फसल पे स्प्रे करना है। जी, तो मैंने दोस्तों बात की कि मकई के हवाले से जो भी आप को मसले मसाइल आते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सुंडियाँ हैं, उनको आप तलफ़ कैसे करें, ख़त्म कैसे करें और उनको ख़त्म करके अपनी फसल को बेहतर कैसे बना सकते हैं। लेकिन इनके अलावा एक और चीज़ भी है कि जो कोई भी फसल है उसमें मकई की फसल भी आती है तो उस पर किसी वजह से, मौसमी हालात की वजह से या किसी और की वजह से या आपकी किसी मिसमैनेजमेंट की वजह से क्रॉप के ऊपर, मकई के ऊपर जो है वो स्ट्रेस आ जाती है, उसके ऊपर दबाव आ जाता है। तो उसके लिए हमारा एक बड़ा ही बेहतरीन प्रोडक्ट है बायफुलान। इसके अंदर NPK है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, यानी कि 8-8-6 के तनासब से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। ये आप 250 ml फी एकड़ के हिसाब से आप मकई के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसके स्प्रे करने का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपकी फसल जो है वो स्ट्रेस से, दबाव से बाहर निकल आएगी और उसकी अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, 8-8-6 के तनासब से हैं और ये आप 250 ml फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। इससे आपको ये होगा कि आपकी फसल जो है वो दबाव से, स्ट्रेस से बाहर निकल आएगी और वो अच्छी ग्रोथ की तरफ चल पड़ेगी। तो ये था दोस्तों हमारा सारा जो है मकई के हवाले से तमाम तरह के जो प्रोडक्ट हमारी इस्तेमाल होती हैं, इन सब को इस्तेमाल करके, जो बायर के ये तमाम प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप अपनी मकई की फसल को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और अपनी आमदन को और अपनी पैदावार को आप बेहतर बना सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इफ़त नसीम और मैं मार्केट डेवलपमेंट में रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। फाल अवेयरनेस स्टेशन पे आप सबका खुशामदीद। यहाँ पे आज हम बात करेंगे फाल आर्मी वर्म के बारे में, जो कि एक नई तरह की लश्करी सुंडी है, पाकिस्तान में नई हमलावर हुई है। पिछले साल भी कुछ हमारे किसान भाइयों ने इसके हाथों काफ़ी नुकसान उठाया। यहाँ हम आगाही के लिए ये सेटअप आपके लिए लगाया है ताकि हम आपको इससे होने वाले नुकसान से बर वक्त आगाह कर सकें। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे, पहले तो हम इस सुंडी को पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये सुंडी है क्या और हमारी मकामी लश्करी सुंडियों से ये किस तरह से मुख्तलिफ है। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको मकामी लश्करी सुंडियाँ जो पहले से मौजूद हैं वो भी दिखाऊंगी ताकि आप इनको वाज़िया तौर पे साथ साथ रख के इनका पहचान कर सकें, इनकी आपके डिफरेंसेस आप देख सकें। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि इसकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे ख़ास मराहिल हैं जिसके ऊपर हम इसको काबू कर सकते हैं। अगर वो मरहला गुज़र गया तो फिर सुंडी उससे बड़ी हो गई तो फिर उसको काबू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और तीसरी अहम चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे, हम फिर आपको फील्ड में, खेतों में लेके जाएंगे जहां हम आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से कौन सी नुकसान की अलामतें हैं जो हमें पत्ते पे ज़ाहिर होती हैं। उनको हम अगर बर वक्त पहचान लें तो हम मुनासिब तरीके से, मौसर तरीके से इसको काबू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते। सबसे पहले आप ये देखिए, ये सुंडी जो है ये फाल आर्मी वर्म है। 3 इसकी बुनियादी अलामतें हैं जिसकी बुनियाद पे हम इन्हें पहचानते हैं। इन 3 अलामतों को आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है। सबसे पहले हमने इसके सर वाले हिस्से को देखना है। सर वाले हिस्से में देखें, ये एक सफ़ेद लकीर आ रही है और आगे चल के ये 2 शाखों में बट जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे अंग्रेज़ी का हरफ Y जो है यूँ लिखा हुआ हो। तो पहली बहुत अहम अलामत इसके सर वाले हिस्से में Y की शक्ल की सफ़ेद लकीर, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक सीधी लकीर आती है जो आगे चल के 2 शाखों में बट जाती है, लेकिन ये लकीर सारी यहाँ से लेके यहाँ तक सफ़ेद ही होती है।
दूसरी अहम निशानी, इसका जो दुम वाला हिस्सा है, इसके तकरीबन आखिरी वाले हिस्से में आप देखें तो इसमें 4 नुक्ते होते हैं और चारों नुक्तों को अगर आप मिलाएं तो ये एक मुरब्बा शक्ल बनती है। दूसरी अहम निशानी। जो तीसरी इसकी अहम निशानी है, इसके जिस्म के जो बाकी तमाम हिस्से हैं उनको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको 4 ही नुक्ते नज़र आएंगे, लेकिन फ़र्क क्या है, 2 नुक्ते एक दूसरे के करीब हैं और 2 नुक्ते एक दूसरे से दूर हैं। तो ये 3 वाज़िया निशानियाँ हैं जो एक ही वक्त में किसी एक सुंडी में मौजूद होंगी, तो तब हम कहेंगे कि ये सुंडी फ़ाल आर्मीवर्म की सुंडी है। हम फिर एक दफ़ा दोहरा देते हैं ताकि अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। सर के अंदर सफ़ेद रंग की लकीर, जिस्म के आखिरी हिस्से में 4 नुक्ते मुरब्बा शक्ल में और बाकी जिस्म के तमाम हिस्सों में 2 नुक्ते एक दूसरे से करीब और 2 नुक्ते एक दूसरे से दूर। अब ये होगी फ़ाल आर्मीवर्म की सुंडी। अगर आप यहाँ देखें तो ये वो लश्करी सुंडियाँ हैं जो हमारे यहाँ पहले से मौजूद हैं। तो आप वाज़िया तौर पे इनको पहचान सकते हैं कि ये अगर आपको 3 अलामतें शनाख्ती मौजूद पहचान हो इनकी, आप जानते हो, तो फिर आप अपने खेतों में आराम से पहचान सकेंगे कि मकामी सुंडी कौन सी है और फ़ाल आर्मीवर्म की सुंडी कौन सी है, और उसी के बुनियाद पे फिर हम उसके काबू करने का फ़ैसला ले सकते हैं। अब दूसरी अहम चीज़, उसकी तरफ चलते हैं। इसके कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था, इसकी ज़िंदगी के कुछ मराहिल हैं जिस पे मौसर तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो गुजर जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसके लिए हम इसकी ज़िंदगी के मराहिल को देखते हैं। ये इसका परवाने हैं, बालक परवाने। ये अंडे देते हैं गुच्छों की शक्ल में। एक गुच्छे में 150 से 200 तक अंडे मौजूद हो सकते हैं और इन अंडों के ऊपर बाल लगे होते हैं इस तरह से। और ये अंडे या तो पत्ते की निचली सतह पे आमतौर पे होते हैं और या फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल स्टेम के या डंडी के करीब करके होते हैं। तो खेतों में इन अंडों को अगर आप पहचान सकें तो बहुत अच्छी बात, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि इनको पहचानना खेत में एक किसान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, अब देखते हैं अंडों से बच्चे कितने दिन बाद निकलते हैं। आम तौर पे जो दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में देखा गया है वो 2 से 10 दिन का वक्फ़ा है जिसमें अंडे से बच्चे निकलते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ अपने पाकिस्तान में हमारे इस माहौल में है देखा है वो है 2 से 3 दिन का मैक्सिमम टाइम है। 3 दिन के अंदर बच्चे इसमें से निकल आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और मज़े की बात बताऊँ, जितनी भी जो सुंडियाँ होती हैं ना, इससे पहले कि हम आगे चलें तो थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं। जितनी भी सुंडियाँ होती हैं उन तमाम सुंडियों में ये एक आप कह लो ट्रेंड होता है कि वो एक कुछ अर्सा पैदा होने के बाद कुछ अर्सा खाती हैं, फिर अपनी पुरानी खाल उतारते हैं, फिर दोबारा खाना शुरू कर देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद दोबारा अपनी खाल उतारते हैं, खाते हैं। तो ये उनका बढ़ोतरी का अमल होता है जिससे वो बढ़ती हैं। जिस तरह वो सांप में ये केंचली उतार के तो बढ़ता है, बिल्कुल इसी तरह सुंडियों में होता है। हर दफ़ा खाल उतारने के बाद जब अगले मरहले में जाती है तो उसको हम इंस्टार या सुंडी का मरहला कहते हैं। तो फ़ाल आर्मीवर्म की सुंडी इस तरह से 6 तरह के इंस्टार या 6 मराहल से गुज़रती है। लेकिन यहाँ साइंस पढ़ाना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि हम देख सकें कौन से मरहले पे हम काबू कर सकते हैं। अब ये देखें, अंडे से बच्चे निकल आए 3 दिन के अंदर, फिर वो खाना शुरू कर देंगे। जब पहला इंस्टार है या पहले मरहले की सुंडी है तो वो 3 दिन खाएगी, फिर वो दूसरे मरहले में दाखिल हो जाएगी, फिर 2 दिन खाएगी, फिर वो तीसरे मरहले में दाखिल हो जाएगी, फिर 2 दिन खाएगी तो चौथे में। अब यहाँ पे हमने रुक जाना है। हमारा जो कंसर्न है, हमारी पहचान तीसरे मरहले की सुंडी तक है। यानी आप सादा अल्फाज में कह लें कि सुंडी का साइज़ जब चावल के दाने के बराबर हो जाता है उस वक्त तक हमने इसको काबू करना है। उससे ज़्यादा बड़ी हो जाए तो उसको काबू करना मुश्किल हो जाता है। वजह उसकी ये है कि जब सुंडी छोटी होती है, चावल के दाने के बराबर होती है तकरीबन, तब ये इसका बिहेवियर खाने का ये होता है कि ये पत्तों को खाती है घूम फिर के ऊपरी सतह से या किनारों से। उसके बाद जब ये चौथे इंस्टार में हो जाती है या बड़ी हो जाती है तो फिर ये कोम्पल के अंदर बैठ के खाना शुरू कर देती है और उस वक्त तक फिर इसलिए वहाँ तक पहुँचना इसके लिए मुश्किल होगा। तीसरे मरहले की सुंडी को काबू करना इसलिए आसान है कि वो पत्तों के ऊपर घूम फिर के खा रही होती है। जब हम स्प्रे करते हैं तो उसको टारगेट करना, उसको हिट करना आसान हो जाता है। जबकि जब सुंडी ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वो कोम्पल के अंदर चली जाती है, वहाँ बैठ के छुप के खाती है
और उसके ऊपर जो है इसका कचरा बेतहाशा फेंकती है, जो कि ऊपर यूँ कचरा जम जाता है, नीचे ये अपना गार सा बना के नीचे बैठ के खा रही होती है। तो बड़ी सुंडी तक जो है ऊपर से स्प्रे करेंगे तो वहाँ तक उस पर स्प्रे पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। अब इसलिए हमने कोशिश करनी है सुंडी को चावल के दाने के बराबर हो तक हम काबू कर लें, तब तक हम कोई ना कोई एक्शन ले लें। अच्छा, ये हमें अब कैसे पता चलेगा कि सुंडी हमारे खेत में तीसरे मरहले में दाखिल हो गई है या चावल के दाने के बराबर हो गई है? तीसरा मरहला है, उससे पहले हमने इसको काबू करना होता है। इसके लिए हम सुंडी को देखना शायद आपके लिए खेत में अपनी मसरूफियात की वजह से मुश्किल हो जाएगा। इसका आसान तरीका बताएंगे हम आपको आगे फील्ड में जाके कि इसके पत्तों के ऊपर इब्तदाई नुकसान की कुछ अलामतें होती हैं। अगर आप उन अलामतों को पहचान लें तो आप बर वक्त इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। अब यहाँ पे इसके ज़िंदगी के मराहल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पैदा होने के बाद 6 दिन के अंदर अंदर अगर सुंडी तीसरे मरहले में दाखिल हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमने हर तीसरे दिन कम अज़ कम अपने खेत को लाजमी जाके देखना है। जो ही हमें उसके खाने की, कीड़े के या नुकसान की अलामतें नज़र आती हैं, हमने स्प्रे का फ़ैसला करना है। अब हम दिखाते हैं कि कीड़े के खाने की इब्तदाई अलामतें, क्योंकि खेत में सुंडी का मिलना, उसको देखना हमारे लिए मसरूफियात की वजह से आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। हम आपको बताते हैं पत्तों के ऊपर इब्तदाई नुकसान की अलामतें जिससे आप पहचान सकें। अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक पत्ता है, इसके ऊपर आपको ये नुक्ते नुक्ते की शक्ल में यहाँ पे खाए हुए के निशान मिल रहे हैं। अब देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि एक गुच्छे में 100 से लेकर 150 तक अंडे मौजूद होते हैं। जब 150 बच्चे इकट्ठे उसमें से निकलते हैं तो वो यूँ पत्ते के ऊपर फैल जाते हैं और यहाँ से खाना शुरू कर देते हैं। अब ये इनिशियली एक एक यहाँ से बाइट लेते हैं तो इनके ऊपर से सब्ज़ हिस्सा खुर्च लेते हैं और नीचे इसकी जो सफ़ेद हिस्सा है वो इसके साथ जुड़ा रहता है, वो जाली सी यहाँ मौजूद रहती है। तो जब आपको नुक्तों की शक्ल में ये खाने की अलामतें नज़र आएँ जिनके पीछे जाली मौजूद है, तो उस वक्त ये सही टाइम है कि आप इसके ऊपर स्प्रे का डिसीजन ले लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाल आर्मी वर्म जो किस तरह ये तबाही मचाता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जानवर जो है ना ये चर गया है, बेतहाशा ये यहाँ पे देख सकते हैं आप गंद मचाता है और बहुत ज़्यादा इसको खा लेता है। इस तरह से ये वो अलामतें हैं जो मैं आपको बता रही थी, लेकिन ये क्योंकि पौधे के ऊपर सुंडी बड़ी हो चुकी है, डैमेज बड़ा हो चुका है, तो आपको ये यहाँ पे कटे हुए के निशान भी नज़र आ रहे हैं और ये निशान खाने के भी बड़े हो चुके हैं। जबकि हमने जो पिछले बात की थी पहले इसके तीसरे मरहले की सुंडी की, या जिसपे हम मौसर तरीके से काबू कर सकते हैं, वो बिल्कुल इसी तरह से खाया हुआ है, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे नुक्तों की शक्ल में होता है और नीचे इसका झिल्ली ख़त्म होती है। और दूसरी बात ये इस तरह से देख सकते हैं आप कि किस तरह इसके अंदर जो है अपना एक जगह बना के यहाँ बैठ के सुंडी खाती है और उसके बाद ये बेतहाशा ऊपर से इसने ये गंद मचाती है, जिसकी वजह से एक तो ये कोम्पल के बिल्कुल नीचे करके बैठी होती है, खा रही है, और दूसरा उसके ऊपर इस कदर इसका कचरा होता है कि यहाँ तक हमें दवाई पहुँचाना या कोई भी पेस्टिसाइड पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने कोशिश करनी है इसके नुकसान की इब्तदाई अलामतों को पत्तों पर पहचानें। हर तीसरे दिन अपने खेत का विज़िट करें और जाके जो ही हमें इसके ऊपर इब्तदाई खाने की अलामतें कीड़े की नज़र आती हैं, हम उसके ऊपर डिसीजन कर लें स्प्रे का। हाँ, एक बात और कि स्प्रे का करते हुए आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है कि स्प्रे की नोज़ल जो है आपने पौधे की कोम्पल की तरफ करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दवाई जो है वो सुंडी तक हम पहुंचा सकें। तो एक तरह से आप ये कह लें कि हमने पौधे को स्प्रे से नहला ही देना है। दोबारा फिर मैं इसी बात को दोहराना चाहूँगी, इस पर जोर देना चाहूँगी, ताकि जहन में ये चीज़ हमारे पुख्ता हो जाए कि इसके मौसर काबू के लिए, मौसर कंट्रोल के लिए हमें हर तीसरे दिन अपने खेतों को देखना है, विज़िट करना है। हमने उसके नुकसानात की इब्तदाई अलामात को पहचानना है और उसके ऊपर बर वक्त एक्शन लेना है, क्योंकि हमारे सियाने भी कह गए हैं कि वक्त पे किया हुआ काम जो है वो फ़ायदेमंद रहता है, एफ़र्ट भी कम लगती है, नुकसान भी कम होता है, पैसे भी कम लगते हैं। तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं। उम्मीद है कि आप जल्दी इस डैमेज को पहचानेंगे और जल्दी उसके ऊपर स्प्रे का एक्शन लेंगे ताकि आप नुकसान से बच सकें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। मैं बायर क्रॉप साइंसेस के लिए काम करता हूँ और टेरिटरी मैनेजर एज अ कसूर जो है वो मैं वर्किंग करता हूँ। आज हम मौजूद हैं बायर लर्निंग सेंटर में, जहाँ पर हम मौसमी मक्की के हाइब्रिड्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे। सबसे पहला हाइब्रिड जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसकी इस वक्त काश शुरू हो चुका हुआ है, वो है DK6789।
DK6789 की सबसे बड़ी खूबी इसकी गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत है, जो किसी भी हाइब्रिड से मुनफरद है। इस हाइब्रिड में गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत बेहतरीन है। दूसरी इसकी खूबी ये अगेती जो इस वक्त काश्त चल रहा है और दरमियानी काश्त के लिए एक मौजू तरीन हाइब्रिड है। इस मौसम में लग के इस हाइब्रिड में सलाहियत है कि ये गर्मी को बेहतरीन तरीके से बर्दाश्त करता है और धानों की भराई जो है वो बेहतरीन जो इसकी होती है। पैदावारी सलाहियत के हिसाब से अगर देखा जाए इस वक्त काश्त के अंदर इसके अंदर बेहतरीन पैदावारी सलाहियत है और अपने फार्मर्स को बेहतरीन पैदावार देने की सलाहियत रखता है DK6789। पौधे के अंदर सरसब्ज मादा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पौधा जल्दी खुश्क नहीं होता, और जल्दी खुश्क ना होने की वजह से जो इस वक्त बेहतरीन जो इस वक्त एक और सेगमेंट है कॉर्न का, वो है साइलेज, जिसके अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साइलेज के अंदर इस हाइब्रिड के अंदर सलाहियत है ये 650 से 700 मन जो है फी एकड़ पैदावार सलाहियत देने की पैदावार जो है वो साइलेज के अंदर देने की सलाहियत रखता है। पौधा दरमियाना कद होने की वजह से मौसमी हालात को बर्दाश्त करने का भरपूर जो है वो उसके अंदर सलाहियत है, और फसल जो है वो गिरने से महफूज रहती है। मौसमी मक्की का दूसरा हाइब्रिड 6714 है। अगर 6714 की बात करें, इसकी छल्ली मोटी है और दानों से भरी हुई है, आखिर तक छल्ली जो है भरपूर दानों से भरी हुई है, जिसकी वजह से इसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो बेहतरीन है। इस हाइब्रिड की पैदावार के बारे में बात करें, ना सिर्फ कसूर बल्कि सारे पंजाब में इस हाइब्रिड ने 6714 ने 75 मन से लेके 105 मन तक पैदावार के जो है वो रिकॉर्ड कायम किए हैं। मौसमी मक्की के अंदर हाइब्रिड काश्त करने वाले जो दोस्त हैं, ये इनकी अव्वलीन तरजीह है, और वो अव्वलीन तरजीह इसीलिए बनी है कि इसके अंदर पैदावारी सलाहियत बेहतरीन है। इस हाइब्रिड के अंदर गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत और हर इलाके के लिए यकसा मौजू हाइब्रिड है ये। इस हाइब्रिड के अगर हम के दानों की बात करें तो दानों की रंगत जो है वो सुर्ख है, नारंगी कलर की है, जिसकी वजह से मार्केट में इस हाइब्रिड का जो दाना है उसको एक अच्छा रेट जो है वो मिलता है। मौसमी में अगर हम कहते हैं कि आपने बहारिया मकई की काश्त का मज़ा लेना है और बहारिया मकई जैसी काश्त की फसल जैसी पैदावार लेनी है, तो उसके लिए आप DK6714 को आप काश्त करें। दूसरा हाइब्रिड जो इस वक्त मार्केट का, जिसने मार्केट के अंदर एक पैदावार के नए रिकॉर्ड कायम किए और जिसने पूरे पंजाब के अंदर जो है वो एक बिल्कुल नए पैदावार के रिकॉर्ड सेट किए और अपनी पैदावार 75 मन से लेके 110-15 मन तक ले गया, वो है DK8148। खुशनुमा दाने हैं इस हाइब्रिड की। अगर को हम देखें तो इस हाइब्रिड की जो छल्ली है वो चोटी तक भरी हुई है, बिल्कुल जो छल्ली की जो साख्त है उसमें दाने बहुत गुत्थे हैं, बड़े इकट्ठी दाने हैं, बहुत जो है वो दाने का जो वज़न है वो बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से इसकी पैदावार जो है वो बेहतरीन जो है वो फार्मर्स को मिलती है। इस हाइब्रिड का कद की अगर बात करें, इसकी साख्त की बात करें पौधे की, तो दरमियाने कद का पौधा, दरमियाने कद का पौधा होने की वजह से पैदावारी सलाहियत में भी बेहतरी है, और दूसरा इस हाइब्रिड के अंदर मौसमी हालात को बर्दाश्त करने की जो है वो बेहतरीन सलाहियत है। जो मौसमी हालात, आंधी तूफ़ान, उनको बर्दाश्त करने की सलाहियत है और पौधा गिरने से महफूज रहता है। छल्ली की बात की, यकसर है, दाना जो है वो टिप तक भरे हुए हैं, ऊपर तक भरे हुए हैं, जिसकी वजह से कोई दाना मिसिंग नहीं होता और पैदावार जो है वो बेहतरीन होती है। दानों की भराई का अमल इसमें तेज़ है, और ये हाइब्रिड सबसे कम दुरानिया का हाइब्रिड है इस वक्त मार्केट के अंदर, जो सबसे जल्दी पक के मार्केट के अंदर जो है वो तैयार हो जाता है और अपने फार्मर्स को अपनी फसल जल्द से जल्द जो है वो मार्केट में ले जाने के काबिल बनाता है। इन हाइब्रिड 6789, 6714 और DK8148 के साथ हम इस साल एक नया हाइब्रिड लॉन्च कर रहे हैं, 8022 DK8022। ये एक नया हाइब्रिड है। इसके अगर दाने की बात करें तो इसका खुशनुमा दाना है, वज़नी है, पैदावार के हिसाब से इस हाइब्रिड का कोई सानी नहीं है मार्केट के अंदर। मोटी छल्ली है, दाने जो हैं वो चोटी तक भरे हुए हैं, पौधे का कद दरमियाना है और वज़नदार दाना है। सब्ज़ पत्ते होने की वजह से ये हाइब्रिड भी साइलेज के लिए एक मौजू तरीन हाइब्रिड है, क्योंकि इसके अंदर, इस हाइब्रिड के अंदर सरसब्ज़ मादा जो है वो ज़्यादा है, और इस हाइब्रिड को आप साइलेज के तौर पे भी आप काश्त कर सकते हैं।
तो ये हमारे हाइब्रिड थे। DK 6789 को दोबारा बताएंगे कि इसको हम अगेती और दरमियानी काश्त के लिए काश्त कर सकते हैं, बेहतरीन पैदावार सलाहियत। DK 6714 की अगर बात करें तो DK 6714 जो है इसको आप दरमियानी और लेट काश्त के अंदर काश्त करके भरपूर पैदावारी सलाहियत हासिल कर सकते हैं। DK 8148 इसको आप दरमियानी और लेट काश्त के अंदर लगाकर भरपूर पैदावार जो है हम इसे हासिल कर सकते हैं। और DK 8022 नया हाइब्रिड है, इसको हम दरमियानी और लेट काश्त के लिए भी ये भी एक मौजू तरीन हाइब्रिड है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे पास अगेती, दरमियानी और लेट काश्त पूरे सेगमेंट के लिए, पूरे सीज़न के लिए हमारे पास एक फुल रेंज हाइब्रिड जो है वो मौजूद है, जिसमें 6789, 6714 दरमियानी काश्त के लिए, 8148 दरमियानी और लेट काश्त के लिए और 8022 जो है वो लेट काश्त के लिए है। तो आप फार्मर से गुजारिश करेंगे कि इन हाइब्रिड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रकबों पर लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो है वो हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शिराज रशीद है और मैं बायो क्रॉप साइंस में ब्रीडिंग डिपार्टमेंट में रिसर्च एग्रोनॉमिस्ट काम कर रहा हूँ। आज हम यहाँ पे मकई की एग्रोनॉमी के बारे में बात करेंगे, जिससे हमारे काश्तकार भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे खादों के इस्तेमाल की। अगर हम खादों के इस्तेमाल की बात करें तो 3 किस्म की खादें जो हम मकई में रिकमेंड करते हैं, उसमें फास्फोरस, पोटाश और यूरिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि फास्फोरस अपनी ज़मीन का तज्जिया करवाएं, उसके बाद फास्फोरस के ये डिफरेंट लेवल्स लिखे हुए हैं। अगर 3.5 तक है तो वो आपकी ज़मीन बहुत कम ज़रखेज़ है। अगर 3 से 7.7 के दरमियान है तो कम ज़रखेज़ ज़मीन है। अगर 7.1 से 14 के दरमियान है तो ना ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन है ना कम ज़रखेज़ है। बट अगर 14 से ज़ायद आपकी फास्फोरस का लेवल है आपकी ज़मीनों के अंदर तो वो ज़रखेज़ ज़मीन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पोटाश की बात करें तो इसी तरह अगर 40 तक है तो वो बहुत कम ज़रखेज़ ज़मीन है। अगर 40 से 80 के दरमियान है तो वो कम ज़रखेज़ ज़मीन है। 81 से 180 के दरमियान है तो ना ज़्यादा कम ना ज़रखेज़ ज़मीन है। बट अगर 180 से ज़ायद है तो वो ज़रखेज़ ज़मीन है। इसी तरह अगर हम बात करें जिंक की तो 1.5 तक इसका पॉजिटिव होता है। 1.5 से ज़्यादा कोई ज़ाहरी फ़र्क नहीं होता उसका। तो अगर हम यूरिया की बात करें तो 1 एकड़ में हम जो हमारी गुजारिशात हैं वो 4 बैग्स ऑफ यूरिया पर एकड़ हम लोग गुजारिश करते हैं। अब इसके बाद अगर हम ज़मीन की तैयारी की बात करें तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि जब भी काश्तकार भाइयों ने ज़मीन की तैयारी करनी है तो उसके लिए उन्होंने अपनी कतारों का फासला जो है वो 2 तरह से एडजस्ट करते हैं। या तो एक कतार निकालते हैं या डबल कतार निकालते हैं। उसमें अगर वो सिंगल खेल या सिंगल कतार निकाल रहे हैं तो उसका एक खेल से दूसरी खेल का फासला जो है वो 27 इंच होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कतार से कतार का फासला, अगर वो डबल कतार निकाल रहे हैं, डबल खेल निकाल रहे हैं, तो उसका एक खेल से दूसरी का फासला जो है वो 24 इंच यानी 2 फुट होना चाहिए। लेकिन अगर हम सिंगल खेल की बात करते हैं तो वो सिंगल खेल 27 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। अब आ जाए पौधे से पौधे का दरमियानी फासला। अगर हम 27 इंच की बात करते हैं तो पौधे से पौधे का दरमियानी फासला जो है वो 7 इंच होना चाहिए। उसके बाद अब अगर आप डबल कतार निकाल रहे हैं तो पौधे से पौधे का फासला 8 से 9 इंच होना चाहिए। इस तरह फी एकड़ हमारे पौधों की तादाद 32 से 34 हज़ार होगी, जो कि हमारी गुजारिशत है, रिकमेंडेड है, आइडियल है, और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल की पैदावार ले सकते हैं। इसके बाद ये होगी ज़मीन की तैयारी। उसके बाद आ जाए बीज की गहराई। बीज की गहराई पे अगर हम बात करें तो जो मुनासिब गहराई है वो 1.5 से 2 इंच बीज की गहराई होनी चाहिए। अगर 1 इंच से कम होगी तो वो बहुत कम गहराई है। अगर 2 इंच से गहराई ज़्यादा हो जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा गहराई हो जाएगी, पौधे की ग्रोथ में जो है वो इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लेकिन 1.5 से 2 इंच की आइडियल गहराई है, उसके ऊपर आप लोग अपने सोइंग करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लें। इसके बाद अगर हम बात करें कि इब्तदाई नशोनुमा का मरहला क्या है, उसके बाद उगाव के 10 दिन के बाद ये जो मरहला होता है ये बहुत ही नाजुक मरहला होता है। इसमें आपने जड़ी बूटियों का कंट्रोल टाइमली करना है। इसके अलावा किसी भी किस्म का इंसेक्ट का, पेस्ट का अटैक जो है वो आप लोगों की फसल पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ोतरी का मामला है। इसलिए इसमें किसी भी किस्म का स्ट्रेस क्रॉप को, किसी भी किस्म की परेशानी जो है वो नहीं आने देनी चाहिए, ताकि हमारी फसल की बढ़ोतरी जो है वो बेहतरीन तरीके से और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार इसकी ले सके। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात ऐड करता जाऊँ कि अगर हम खादों की बात करते हैं तो हमारी जो गुजारिशात हैं वो
2 बैग्स ऑफ DAP और 2 बैग्स ऑफ पोटाश जो है वो ज़मीन की तैयारी के वक्त आप खेलियाँ निकालने से पहले इस्तेमाल करें, और 4 बैग यूरिया जो है वो आप इस्तेमाल करें टेसल निकलने से पहले क्योंकि ये आगे मौसमी मकई आ रही है, इसका जो सिट्टा है अमूमन 45 से 50 दिन के अंदर निकल जाता है, इसलिए सिट्टा निकलने से पहले अपनी सारी खादों का इस्तेमाल मुकम्मल कर लें। अब यहाँ पे एक बहुत ही अहम मरहला है कि जब हमारी फसल का सिट्टा निकल रहा होता है उस टाइम पे हम लोगों को ये ख्याल करना चाहिए कि किसी भी किस्म की पानी की कमी जो है वो हमारी फसल को नहीं आनी चाहिए। इसमें हमारी गुजारिश ये है आपसे कि जब सिट्टा निकल रहा है, पॉलिनेशन का अमल हो रहा होता है, दाना बनने का अमल हो रहा होता है, उससे हमारी पैदावार का तयन होना होता है, कितनी पैदावार आएगी। हमारी गुजारिश आपसे ये है कि आप उस टाइम पे 2 से 3 पानी जो है वो 4 दिन के वक्फे के साथ अपनी ज़मीन को लाजमी लगाएं। ये बेहतरीन गुजारिश होगी, इससे दाना बनने का अमल बहुत ज़बरदस्त रहेगा और हमारी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा आ सकेगी। इसके बाद एक आखिरी मरहला कि कटाई का बेहतरीन टाइम क्या है, कटाई हमें किस टाइम पे करनी चाहिए। कटाई करने के लिए बेहतरीन टाइम ये है कि आप अपनी फसल के पहली कोई साइड से 5 से 6 खेलियाँ छोड़ के फसल के अंदर चले जाएँ, वहाँ से कोई भी एक छल्ली तोड़ लें, उसको छील के उसको तोड़ लें। तोड़ने के बाद एक दाना उखाड़ के देख लें, अगर तो उसका वो जो पॉइंट है जिसको नाकू बोलते हैं, अगर वो उसका नाकू काला हो चुका है तो वो आपका आइडियल टाइम है उसकी कटाई करने का। उससे पहले भी कटाई ना करें, अगर उससे पहले कटाई करेंगे तो भी हमारी फसल की पैदावार में नुकसान हो सकता है। उससे मज़ीद लेट भी ना करें क्योंकि वो टाइम का ज़्या है, उससे मज़ीद लेट भी ना करें। अगर वो पॉइंट ब्लैक हो चुका है, नाकू काला हो चुका है, तो आप अपनी फसल की कटाई कर सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आज के बायर लर्निंग सेंटर से आप सब ने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ देखा। डिकैल्ब की और बायर की फ़िलॉसफी ही यही है, सीइंग इज़ बिलीविंग। आप देखिए और यकीन कीजिए। और आज आपने जो जो हाइब्रिड्स हमारे देखे, जो जो चीज़ें आप सब ने सीखी, ये आप सब वापस जाके अपने किसान भाइयों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और लोकेशंस पे पंजाब में, और मकई की जितनी नॉलेज है वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।